हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो आज हम कर रहे हैं कि हमने जब ये स्टार्ट करने वाला है अभ्युदय, हमने इनिशिएटिव है अभ्युदय मेंस आंसर राइटिंग का, जो हमने पहले कमिटमेंट किया था कि एक बार मेंस हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कर रहे हैं कि जो मेंस के जो क्वेश्चन पेपर हुए ना, उनको एक बार देख लेते कि उनमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे देखो आपने क्या अगर किया होता पहले, प्रीवियस ईयर का कितना इफेक्ट पड़ा है, वो सब हम देखेंगे कि पीवाई की क्वेश्चन का कितना बेनिफिट होता है, आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट बताएंगे कि भाई आप ऐसे इसको लिख सकते थे, ऐसे कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या होता है, तो वो उसमें थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये पहला एक बार ये सीरीज ये पीवाई की वाला जो ये 2025 का जो मेंस है, इसके जो एक बार होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अभ्युदय अपना, जिसमें डेली दो क्वेश्चन होंगे। एक हम ट्राई करेंगे कि पीवाईक्यू से दे, जो मतलब रिपीटेड थीम्स रहती है उससे रिलेटेड देंगे। दूसरा हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे और वो इवेल्यूएट भी करेंगे, डेली देंगे क्वेश्चन, वापस डेली उसको वीडियो पे इवेल्यूएट करेंगे। आपको सबको जो जो क्वेश्चन लिख के भेजेगा उनको हम वापस उनको जो क्वेश्चन जो लेके उनको स्पेशली बता देंगे वीडियो में कि भाई आपने ये लिखा, आपको ये चीज करनी चाहिए थी। बेस्ट अप्रोच रहेगी। तो पहले हम देखते शुरू करते हैं कि पहला हुआ था जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है सब्जेक्ट। आपको देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते ना, आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। आप ऐसी है ना, आजकल बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि जैसे हम तैयारी 2018, 19, 17 से जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो सीनियर अभी आते थे, सीनियर है कोई, ठीक है समझ गए। लेकिन जो बच्चे अभी आए ना, जैसे 22, 23, 24, इस फेज में जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके अंदर क्या है ना, वो आते तो है दिल्ली, मोस्टली दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली या फिर कहीं घर से कि भाई नहीं हमें कहीं इन्वायरमेंट चाहिए, वहां जाके वो लाइब्रेरी ज्वाइन करो या कहीं अपना ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है, इतनों का मैंने मतलब एक बंदों जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो बच्चे हैं, उनसे मैंने रियल एक्सपीरियंस लिया है, उनसे मैंने बात की है, और तो मुझे पता चला है अब तक का, मतलब मैंने फाइनल इवेल्यूट किया है कि देखो 90% जो बच्चे हैं ना, वो सिलेबस देखते ही नहीं है, या फिर वो निकाल लेते हैं सिलेबस, या फिर एक्सप्लेन सिलेबस जो आते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जैसे कोई जीएस वर्ड वगैरह कोई नाम है उनका एक बड़ा बुकलेट आता था एक्सप्लेन करके पूरा सिलेबस, इतना डीप, इतना जाना भी नहीं, आदमी डर जाएगा सही। लेकिन हम जो यूपीएससी का ऑथेंटिक सिलेबस देखते ही नहीं थे, तो ये बात है। तो आप है ना सिलेबस को जरूर देखें, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता यूपीएससी। जब आप तैयारी करते हैं तो आप अगर सिलेबस नहीं देख रहे हो और आप किताबें पढ़ रहे हो कि एक बार मेरा हो जाए, सबसे पता है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं आज कि सबसे रॉन्ग अप्रोच क्या है। सबसे रॉन्ग अप्रोच पता है क्या है? सबसे रॉन्ग अप्रोच ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं ये खत्म कर रहा हूं, पहले मैं एक बार ये पढ़ लूं, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा या टेस्ट लगाऊंगा, तो सबसे रॉन्ग जा रहे हो आप, बिल्कुल गलत तरीका है। आप उसको तुरंत बदल लीजिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जो 5-5 साल 6-6 साल से पढ़ रहे हैं ना, आई होप कि वो तो समझ रहे होंगे, सीनियर है और उनको पता है, उनको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और वो भी दूसरों को आई होप कि बता रहे होंगे। लेकिन ये होता है कि इतने सालों से पढ़ने के बाद भी सिर्फ समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि लिखने जब बैठते हैं ना, अगर किसी ने नहीं लिखा है स्टार्टिंग में, या फिर अचानक प्रीलिम्स नॉलेज से निकल जाता है और मेंस में जब जाते हैं तो क्या होता है कि फिर लिखा था ही नहीं। मेरे काफी फ्रेंड है जो जिन्होंने मेंस जो दिया है, वो ये फेस करे, जिन्होंने आंसर नहीं लिखा था, उनका ये रहा कि यार देखो आंसर लिखा नहीं है और उसकी वजह से काफी समस्या हुई है। तो मैं ये बता रहा हूं कि देखो, आप जब पढ़ रहे हो ना तभी लिखो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो सिलेबस उठाओ, उसी को पढ़ो, तभी लिखो। आप अगर आप बिगिनर हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ना है तो चलो पढ़ लो, लेकिन उसमें भी रिकमेंड करूंगा कि जो एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो सेक्टर के, उन क्वेश्चन को आप लिखो। आप सेक्टर पढ़ा, उस क्वेश्चन को कैसे भी लिखो, जरूरी नहीं कि यूपीएससी वे में लिखना है, आप उसको लिखो, सिर्फ बस लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है शुरुआत करो। तो हम देखते हैं कि पहला था जीएस फर्स्ट, ठीक है। तो आप देखो पेपर जब आता है ना, तो एटलीस्ट 1 मिनट ऐसे आपको पेपर दिया है तो उसको एक बार पढ़ लो
कई क्या होता है प्रीलिम्स में इस बार ऐसा इशू हो रखा है। पहले तो वो ये होता है कि ओमार सीट के अंदर किसी ने मतलब वो ये गलत नंबर भर दिया तो वो उसमें रिजेक्ट हो गया, आरटीआई लगाया तो पता चला कि रिजेक्ट हो गया, उन्होंने कहा रिजेक्ट हो, चेक ही नहीं हुआ, तो एक साल खराब हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे कुछ होते हैं, तो पढ़ लिया करो कि आपको कैसे कैसे करना है। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पे मत जाओ, ठीक है। दूसरा आप देखो, इसमें मैं पता है जीएस फर्स्ट में मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि जो 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से अगर आपने पीवाईक्यू और आप अच्छे सिलेबस से कर रहे हो तो पीवाईक्यू क्या होता है ना, सिर्फ पीवाईक्यू अच्छे से पीवाईक्यू किया तो आप 16 क्वेश्चन आप इजी से कर सकते थे, वही रिपीटेड थे 16 क्वेश्चन। आप समझ रहे हो, 16 क्वेश्चन आप इजी से कर सकते थे। 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट से रिलेटेड या आप थोड़ा पढ़ लेते तो आराम से वो भी हो सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोलता है अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। पहले आपको क्या है, जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे ना, आप कभी भी आप क्वेश्चन ब्रेक करना सीखो। कह रहा है कि ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। मतलब क्या क्या चेंजेस हुए थे, मतलब किसमें, ये पूछना क्या है कि जो ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड से आया ना जब टाइम, तो उस बीच में ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था, लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस हुआ। हमें किस पे फोकस करना है, सोसाइटी और उससे इकोनॉमिकल में। तो आप इसको ब्रेक करोगे, कैसे लिखोगे आंसर को। अब मेरा ये अप्रोच होनी चाहिए आपको। पहले तो आप इंट्रोडक्शन जब करते हो ना, तो इंट्रोडक्शन दोनों का कर लो। ऋग्वेदिक पीरियड से हो गया था, एक व्यू दे दो आप पूरा कि भाई इतना के इतने टाइम से ये आया, उसमें ये थोड़ा चेंजेस हुए थे, मतलब कि एक होलिस्टिक चेंजेस हुए थे, सोसाइटियल चेंजेस हुए थे, आप ले लिया। फिर आपको क्या करना है, चेंजेस जो होता है वो सोसाइटी लिख दो। क्या लिखा, कीवर्ड लिखा है तो सोसाइटी लिख दो। सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। वर्ना सिस्टम कैसे रिजिड हो गया था, वर्ना सिस्टम हो गया। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी वो मतलब आपको एक पूरा जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था वो कैसे पहले जो ये होता था, यज्ञ होते थे, फिर रिचुअल्स में कैसे बढ़ गए, ये जो है वो आपको सोसाइटी में पूरा लिखना है। वेदों का वगैरह वो जो चीजें थी ना वो आपको लिखना। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, ये हो गया सोसाइटी का। फिर आप करो इकोनॉमी, कैसे लिखना है, आप डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम देखो बनाने से मैं एक चीज ये डायग्राम की कह देता हूं पहले। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं जितना डायग्राम बनाऊं तो अच्छी बात है, ये भी गलत है। आप अगर इस दिमाग से जा रहे हो कि डायग्राम बना के आएंगे सिर्फ तो क्या अच्छा रहेगा, नहीं। डायग्राम जहां जरूरत होती है वही बनाओ, जहां आपको बुलेट पॉइंट आपको फास्ट में 4-5 पॉइंट नोट करने वहां बना दो। और डायग्राम मत बनाने की, एग्जामिनर जो होता है ना वो बोर हो जाएगा आपसे, वो सोचेगा इसको समझाना नहीं आता, वो कुछ लिख लाता, सिर्फ डायग्राम पे चल रहा है। तो हर पेपर हर क्वेश्चन में डायग्राम में आप पॉइंट वाइज लिखो, डायरेक्ट पॉइंट करे 4-5 पॉइंट लिख दिए, ऐसे लिखो। फिर अगर इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक साइंस में कैसे हुआ, जैसे एग्रीकल्चर जैसे क्या हुआ कि भाई आयरन का यूज होने लगा था, तो मतलब रिवॉल्यूशन आ गया एक टाइप का पूरा खतरनाक। जैसे दोआब जो सेक्टर था, दोआब सेक्टर में वो एरिया काफी डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी थी। तो इस रेंज में धीरे धीरे आप वो लिखो कि भाई अब क्या है, प्रॉपर जो था पहले इकोनॉमिकल साइंस में ट्रेड और कॉमर्स का क्या इशू था, ठीक है। जैसे वो गिल्ड्स वगैरह होते थे वो एग्जाम्पल होते हैं, वो लिखो। कैटल वगैरह था, वेल्थ का कैसा इशू था, ये सब आपको लिख लो। तो हमें कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पूरा पढ़ाने का मतलब नहीं है, आपको ये समझाने का मतलब है कि पहले तो आप अगर पीवाईक्यू कर लेता ना, तो ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी इस सही से सिम पूछी हुई है, थीम जो है वो पूछी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ब्रेक करो, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आप उसको लिख दो, फिर अलग से लिख दो, बस शॉर्ट में। हिस्ट्री का क्वेश्चन, अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता है। आप ऐसा नहीं, कोई बच्चे अगर वे फॉरवर्ड कुछ दिमाग में फिट कर लेते हैं, मैंने ये देखा है, मैंने कई आंसर चेक किए तो मतलब इतना दिमाग में फिट कर लेते हैं कि वो है ना किसी भी आंसर में वे फॉरवर्ड लिखते ही है। भाई साहब हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप क्या वे फॉरवर्ड लिखोगे, नहीं होता वे फॉरवर्ड। आप उसका जो जो चीज है वो लिख दो, जो पूछा है वही लिखो। इसमें आप पॉजिटिव पूछा पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव भी नहीं लिखने की जरूरत है। 150 वर्ड के क्वेश्चन अगर ये 250 वर्ड का होता, 15 नंबर का क्वेश्चन होता तो आप फिर भी लिख सकते थे, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड नहीं होता है। आप ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक करो फिर लिखो। ये पूछा, देखो एस्टिमेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ काशी एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट और लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। अब ये देखो
इनके बारे में पूछा पल्लवा, जो वो शोर टेम्पल वगैरह, मामलापुरम टेम्पल वगैरह आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, इनकी लिटरेचर में वगैरह वो पूरा कंट्रीब्यूशन है। जैसे अर्जुन की पेनेंस वगैरह जो है, महिषासुरमर्दिनी वगैरह। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, गुप्ता और शोला का पूछा हुआ है, विजयनगरा का पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम ही थी में। नाम क्या चेंज कर दिया, पल्लवा। तो आप जब पढ़ोगे ना तो इसको चेंज कर दो। जब आप इवेंट्स की करोगे तो आप थोड़ा दिमाग, अगर सिलेबस उठाओगे तो आप ये चीज पढ़ोगे, क्योंकि अगर 16 का सेम पूछा हुआ है और हमेशा पूछेगा क्या, मेंस में हमेशा पूछेगा उसका जो है ना कला और साहित्य, ये क्या पूछेगा, आर्ट एंड लिटरेचर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। वो नहीं पूछेगा वार क्या हुआ था, वो सब प्रीलिम्स के रिलेटेड है। तो आप इसको भी कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे पहले तो पल्लवा जो है किस टाइम से किस टाइम के पीरियड में था, ठीक है, वो लिखोगे। फिर पल्लवा के टाइम में कौन सी, जैसे द्राविडियन है वो कितना डेवलप हुआ था, फिर लिखो। फिर एग्जाम्पल के बारे में आपको याद होना चाहिए, 2 टेम्पल है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ था, वहां पर क्या क्या स्पेशलिटी थी, ठीक है, वो लिखोगे। डल आर्ट एंड, जैसे उसको नरसिंह वर्मन को वगैरह क्या कहा जाता था लिटरेचर में, तो साहित्य 2-4 बुक होती है, वो लिखो। आप ऐसे जब इसको टॉपिक को पढ़ रहे हो तो पल्लवा टाइम में मेंस के लिए आपको क्या पॉइंट याद करना है, अगर आपके नोट्स बनाते हो ना तो मेंस के लिए लिटरेचर के लिए 2 जने याद कर लो, आपको कोई 2 पॉइंट याद कर लो, वो लिख दिया, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में 2-4 टेम्पल के लिख दो, कोई स्कल्पचर बनाया तो वो नाम लिख दो, शॉर्ट में एक सिर्फ 4-5 लाइनों का लिख दो, उस 4-5 लाइनों को इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन अब आया, देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया 150 का। व्हाट वर द इवेंट दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। सेम का सेम क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, इसके परिणाम क्या क्या हुए, ये तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन सीधे होते हैं, कभी फिलोसॉफिकल नहीं सोचना होता है। इंट्रोडक्शन कैसे क्या कैसे शुरू हुआ था, कोई ऐसा लिख दो कि कांग्रेस जैसे ग्वालियर टैंक में मीटिंग वगैरह क्या हुई थी, उससे लिख दो, शुरू कर दो, लिख दिया। फिर उसमें क्या क्या इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट लिख दिया, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, बस हो गया आंसर। कंक्लूजन दे दो, कंक्लूजन दे दो कि इसकी वजह से फ्रीडम इंडिपेंडेंस में क्या लीड किया, फिर फाइनल था, लास्ट था, इससे वजह से सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा, और ये भी लगा कि भाई अभी इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ चुके थे, ये कंक्लूजन हो गया। और दूसरा ये हो गया, व्हाट इज द सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। सेम का शॉर्ट क्वेश्चन रिपीटेड, अगर आपने पीवाईक्यू किए होते तो आप आराम से कर सकते थे। तो इसमें क्या करना था, जियोग्राफिकल का जो है, जो ये इसका जो सरफेस टेम्परेचर कैसे रहे उसकी डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। फिर इसमें डायग्राम बना दो आप, ठीक है, ये डायग्राम बना दो, कंडेंसेशन वगैरह जो होता है उसका डायग्राम। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या क्या चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह कितना चाहिए था, वो टेम्परेचर कितना चाहिए, कोरियोलस फोर्स वगैरह कैसे इफेक्ट करती है, डायग्राम बना दिया। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, वो डायग्राम बना दिया, फिर आप चलते रहो आगे, ऐसे कर दो, फिर पूरा हो गया। मतलब ज्यादा नहीं जाना है, ये जो क्वेश्चन दिया ना इसको ब्रेक करो, ये एक पार्ट हो गया इसका, सी सरफेस टेम्परेचर। इसको डेफिनेशन में लिखने के बाद नीचे पॉइंट लिख दो 2-4, ये हो गया। फिर फॉर्मेशन लिखना है, क्या लिखना है, हेडलाइन फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर उसकी क्या है, साइड में मैप बना दो थोड़ा, फिर उसमें 2-4-5 पॉइंट लिख दो, फिर कंक्लूजन लिख दो, हो गया बस। बेस्ट लिखो, अच्छा कम लिखो, क्वालिटेटिव लिखो। फिर ये क्या पूछा है, why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss the light of condition in developing countries. देखो, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, विकासशील देशों की स्थितियों को। ये सेम का सेम क्वेश्चन जो है माइग्रेशन का हर बार आता है क्वेश्चन, तो रिपीटेड। अगर आपने पीवाईक्यू किया होता तो आ जाता है कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं बड़े बड़े शहरों में, कितने डेवलप होते हैं, फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज है। तो अगर इसमें क्वेश्चन आता तो थोड़ा ये भी शॉर्ट में लिख दो कि नेगेटिव इफेक्ट भी क्या है, पॉल्यूशन वगैरह को लिख दो, नेगेटिव इफेक्ट, ये हो गया। अगर देखो इसमें क्वेश्चन में एक फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि आप जब ये इंट्रोडक्शन शुरू करते हो ना, तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप करंट में पढ़ रहे हो तो उसमें कोई रिपोर्ट हो माइग्रेशन से रिलेटेड वगैरह, कोई इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, तो वो आप रिपोर्ट करोगे भाई बड़े शहरों में क्या होते हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्ट से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर दो, बेस्ट रहेगा, उससे कोई बेस्ट नहीं है, बहुत बेस्ट है। ये है क्लाउड बर्स्ट,
इसमें कुछ नहीं था। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन देने के बाद क्लाउड बर्स्ट के फीचर कैसे कैसे, क्लाउड बर्स्ट किस टाइप का होता है, क्या होता है, वो बताना था। ये क्वेश्चन जो है ये लगभग इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते ही रहता है, ये थीम है जियोग्राफी का। और ये तो बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन भी है, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, ठीक है, इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड सच ए सिचुएशन। देखो डेमोग्राफिक विंटर, जनसांख्यिकीय शीत, डेमोग्राफिक विंटर इस की अवधारणा क्या है, क्या ये दुनिया की ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर कर रही है, विस्तार से बताइए। तो अभी इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो था ना, अगर कोई पढ़ता कि यार डेमोग्राफिक डिविडेंस वगैरह यार है क्या ये, तो वो थोड़ा जरूर ये सोचता कि यार मैंने तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे देंगे इसको। तो वो थोड़ा भाई सोच लेते कि हाँ चलो भाई अभी तो यार नया नया लगता है। लेकिन अगर आप डीप में सोचते ना इसको, तो आपको आराम से इसका भी पता चल जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये भी रिपीटेड थीम है। पहले आपको ये बताना था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, सीधी सी बात है। ये होता था कि ये बर्थ रेट वगैरह कैसे, जैसे ये मतलब गिर रही है वगैरह, ठीक है, जैसे जापान और इटली का वगैरह ये इशू है, जैसे वहां पर क्या एकदम बड़ी नहीं है, जो है वो एकदम वही फिक्स है, और कहीं तो घट रही है। तो ये हो रहा है कि कहने का मतलब है, बच्चों को, हिंदी वालों के लिए मोस्टली समस्या होती है, कभी कभी इंग्लिश वालों को फिर भी समझ जाता है कि डेमोग्राफिक विंटर क्या है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जो जनसंख्या है ना, वो कैसे मतलब ठंडे बस्ते में जा रही है। हम तो एक और कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की तो बढ़ ही रही है, भारत तो वैसे भी फर्स्ट हो गया वर्ल्ड में। तो लेकिन जो डेवलप कंट्री वहां अभी जो है ना, वो जनसंख्या बढ़ तो नहीं रही है, स्थिर भी नहीं है, कहीं कहीं तो कम हो रही है। तो इसके बारे में पूछ रहा था, ये जनसंख्या बारे में क्वेश्चन आता रहता है। अगर आप इसको किए होते PYQ NCERT में पढ़े होते, थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन ही हो जाता था, इसमें कोई नहीं था। हाँ, हिंदी वालों के लिए थोड़ा इशू आ जाता था, तो इसको मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इजी नहीं था। लेकिन अगर आप इस वर्ड को समझ जाते ना, इंग्लिश वालों के लिए कोई हार्ड नहीं था, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्विटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, why is it important to take gender concerns into account in program design and the implementation। ये देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे करोगे अगर वो पूछ रहा है तो। देखो अगर यहाँ डायग्राम बना सकते हो ना, तो आप ये 3 टाइप का डायग्राम बना दो, या फिर सबसे बेस्ट डायग्राम रहेगा, आप अंतर बताना कि डिफरेंसेस, तो ऐसा डायग्राम बना दो, फिर ऐसा ऐसा आप लिख दो ये, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि भाई ये जेंडर इक्वलिटी क्या है, ये लिख दो। या फिर अगर कोई स्मार्ट बंदा होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि हम इसको डेफिनेशन में एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट में क्या लिखेगा, एक तो डेफिनेशन में वो बंदे ने क्या लिखा कि लिख दिया कि इसकी सिर्फ इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी बता दिया। फिर क्या लिखेगा बॉडी में लिखेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट में जेंडर इक्वलिटी दे दिया, फिर लिख दिया बंदे ने। फिर क्या लिखा, जेंडर इक्विटी, वुमेन में A, वुमेन में B, फिर लिख दिया, ये पूरा लिख दिया। तो कोई बंदा ऐसे लिखेगा, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये बेस्ट है, कोई जरूरी नहीं है। फिर आपको तीसरा एक ये पॉइंट था कि भाई अगर ये प्रोग्राम जो होता है डिजाइन करने में कैसे इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह जो पढ़ते हैं उससे आप ये ऐड कर सकते, बता सकते थे। तो ये बात है, बताने तो अभी हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना अभ्युदय में, तो मैं आपको ये बताता रहूंगा कि आपको ऐसे इसमें करना था, ये ऐड करना था। अभी मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि आपको कैसे सोच सकते हो एग्जाम में जनरली सोचो। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि PYQ का कितना इंपॉर्टेंस था। PYQ अगर आपने किया होता तो कितना होगा, आप खुद उठा के देखना PYQ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं, आप खुद उठा के देखना PYQ, और आप PYQ करके देखना, फिर आप कहना कि मैं कितने इसमें से कर सकता था। देखो इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन castes which have socio-economic parity have increased to some context, but this is less true of interreligious marriages। तो कहता है समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाह के बारे में कम सच है। इसमें कोई ये होना था, इसमें ऐसा कोई डेफिनेशन, कोई इसको जस्टिफाई बताना तो नहीं था कि होता क्या है। तो इसमें तो आप डेफिनेशन क्या लेते थे, कुछ सोसाइटी के अंदर इशू चल रहा है मैरिजेस वगैरह, तो उसका आप लेके इंट्रोडक्शन दे देते, फिर आप ये बता देते, क्या बताते हैं,
ये बता रहे इंटरकास्ट मैरिजेस, तो इंटरकास्ट मैरिजेस कहाँ तक इंक्रीज हुई है, तो आप ये बताते कि इससे बेनिफिट है, हाँ ये हुआ है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, तो सोशियो, ये एक अलग टर्म हो गया, सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, ये लिख दिया, उसके बारे में बता दिया। फिर ये अभी क्यों, ये अभी तक नहीं, ये अभी तक लेस ट्रू क्यों है, तो आपने लिखा व्हाई इट इज लेस ट्रू, फिर आप ये पॉइंट बताते कि ये इशू है, तो ये हो गया 3 फ्रैक्शन में, ये हो गया पूरा। तो ये आंसर अभी ये इसमें 3-4 पेज मिक्स कर दिया तो आपको नहीं गया, फिर आपको 1-2 पूछा तो आराम से थे, लेकिन ये भी किया जा सकता था क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन अलग अलग पूछे हुए, अगर आप वो दोनों तीनों करते तो इस तीनों का मिलाकर एक था। बिकॉज ये कहता है in dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaborations between government, NGOs and private sector would be most productive? ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, इन्होंने कुछ इसमें किया नहीं, डायरेक्ट पूछा है कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग, आर्थिक सहयोग सर्वाधिक उपयोग होगा। तो ये तो बहुत यार करंट में, किसी भी मैगजीन में जो है इशू वो है, करंट में चल रहा है, या फिर जो बेसिक चीजें भी होती है हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सीधा आपको लिखना था कि एनजीओ वगैरह से कैसे होगा, ठीक है। ये कोई ज्यादा नहीं है, इतना हार्ड क्वेश्चन वैसे भी नहीं था। ये कहता ये क्या, दो द ग्रेट शोलाज आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड। ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 16 के बारे में क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही सबको बता रहा था कि देखो ये पढ़ लेते, ये इसका क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये संगोल के बारे में जब से था ना, उससे ये डेफिनेट था कि ये क्वेश्चन इस बार ये पूछेगा। और ये देखो 16 का जो क्वेश्चन है ना 2 बार रिपीट हो चुका है, आगे भी पूछेगा, गुप्ता और 16 का मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा था, अभी ये 16 का पूछ लिया। तो 16 के बारे में आपको पता होना चाहिए, 16 के द्राविडियन के बारे में। तो 16 के पहले डेफिनेशन शुरू को तो टाइम क्या था, ठीक है, वो 900-800 से लेके 1100 तक जो टाइम था उनका वो लिख दिया टाइम। जो दो लीडर थे, जैसे ब्रजेश्वर टेम्पल हो गया, गंगेकोट सोलपुरम टेम्पल हो गया, क्या क्या अचीवमेंट थे, जैसे नटराजा की स्कल्पचर हो गया, ये वो थी। और जैसे इनमें नंदी और संगोल वगैरह का क्या इशू था, जैसे अब जो हम कहते हैं ना ऑटोनॉमी विलेज पंचायती राज, तो इनके अंदर भी जो था सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम था, विलेज में सभा और समिति है वो हुआ करती थी। तो ये वाला तो ये आप लिख लेते हो आराम से, ये तो बहुत इजी था, 2 बार क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसका कोई इश्यू नहीं था। अब आते हैं, अब 250 नंबर के क्वेश्चन में होना क्या चाहिए, देखो अगर 250 का क्वेश्चन आता ना तो अप्रोच ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन लिख दिया, पॉजिटिव में कोई पूछा पॉजिटिव में, फिर उसका चैलेंजेस लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट में कोई चैलेंजेस लिखो या कुछ इश्यू लिख दो, क्वेश्चन अलग अलग होता है उसमें भी बताओगे, ठीक है। फिर उसका वे फॉरवर्ड लिख दो, फिर कंक्लूजन लिख दो, ये होते हैं नॉर्मल अप्रोच, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। लेकिन अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसे ये वर्ल्ड वार का, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट वर्ल्ड वार वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है, सीधी बात है, आप उठा के देखना पीवाईक्यू में वर्ल्ड वार के 4-5 से क्वेश्चन जो आए वो सेम ही थीम है। अब ये वर्ल्ड चेंज हो सकता है थोड़ा, बाकी 4-5 बार रिपीट हो चुका है, 4 बार तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगर ये जिस बंदे ने क्वेश्चन पीवाईक्यू किया होता ना, उस बंदा वो आराम से उठाता क्वेश्चन, फटाफट, टाइम भी नहीं लगता उसको और करके आ जाता। तो इसमें तो जैसे भाई देखो मैं बता, इसमें आपको ये ना वे फॉरवर्ड वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि हिस्ट्री का मैंने आगे ही बताया, हिस्ट्री के क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये कहां तक क्या उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन के लिए होता था, शक्ति संतुलन के लिए लड़ा गया था, तो आप इसमें ये तर्क दोगे कि हाँ ये शक्ति संतुलन के लिए लड़ा गया था, शक्ति तो क्यों, और दूसरा कि शक्ति संतुलन के लिए नहीं लड़ा था, आपसे उनके अंदर जो इशू चल रहे थे उनके कारण लड़ा था, दोनों आपको देना है, लेकिन शक्ति संतुलन के लिए ज्यादा थोड़ा देना पॉइंट। तो ये आप दोनों पॉइंट करते हैं बॉडी के अंदर, पहला शक्ति संतुलन के लिए आप एग्री, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, हाउ फार इज करेक्ट, कहां तक, ये मतलब ये पूछ रहा है कि आप कितना तक, आपको कितना तक ये बात सही है, आपको क्या लगता है, तो आप दोनों देना पड़ता है, ऐसे मामलों में दोनों भी देना पड़ता है। फिर होता है हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है 4-5 बार। रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेते हैं ना तो आराम से कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं होता है कि वो कहता है ना कि यार ये तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा है, मेंस के लिए क्या पढ़े, सब एक ही है, क्योंकि आप वो 250 वर्ड लिख रहे हैं, 250 वर्ड बहुत जल्दी लिख जाते हैं, स्पेक्ट्रम में इसके बारे में कम से कम 500 वर्ड दिए होते हैं,
250 वर्ड काफी है, और वो लिखने वाला वो ही लिख लेता है, बाकी कितने पढ़ोगे तो इतने ही लिख पाओगे, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड भी था, हालांकि है तो बेसिक ही होता है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल फॉर गंगेटिक वैली इज सीरियस डिक्लाइन, लेकिन एक ये था कि भाई हम करंट में चल रहे होते तो आराम से लिख लेते हैं, और थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड था। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ क्योंकि डायरेक्ट पूछा है ना, किसी गंगा घाटी का पूरा पूछा है, तो ये आया नहीं है, तो ये और थोड़ा आप पढ़ लेते करंट में जो होता तो आराम से कर लेते। बाकी मैंने अभी तक 13 क्वेश्चन बताया ना, उसमें से 10 क्वेश्चन तो 10 क्या 11 क्वेश्चन तो ऐसे है जो बिल्कुल रिपीटेड है, ये बाकी भी ऐसे है जो आराम से हो सकते थे। ये हो गया व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरेलिस। आई होप कि इसमें तो किसी को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा है डेफिनेशन लिख लो, थोड़ा सा क्या होता है कि ये इवेंट कैसे होता है वो लिख दो, डेफिनेशन में लिख दो, फिर लिख दो अरोरा ऑस्ट्रेलिस फिर अरोरा बोरेलिस, पूरा हो गया बस, ठीक है। फिर इसमें ये लिखा क्या है, हाउ इज दे आर ट्रिगर्ड, पहले इनकी डेफिनेशन लिख ली, पहले इसका अरोरा ऑस्ट्रेलिस फिर अरोरा बोरेलिस, नीचे डेफिनेशन में लिख ली कि क्या है फिनोमिना, फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरेलिस, फिर लिखते हाउ ट्रिगर्ड इट, 3 बस पूरा हो गया, और कुछ नहीं, 3 बार। फिर इसको ये जो पॉइंट है लास्ट में लिखते, इनको डेफिनेशन लिखने के बाद ये हो गया पूरा। ये इस क्वेश्चन में मतलब साला सबकी हालत खराब कर दी थी। ये क्वेश्चन ये क्या होगा ना, ये ऐसा ना जो जिसका ऑप्शनल रहा जियोग्राफी वो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके लिए लेकिन इसको समझा जा सकता था। देखो व्हाट इज ट्विस्टर, अब ट्विस्टर हिंदी में भी ट्विस्टर दे रखा, अब इसको समझे तो समझेगा, टोर्नाडोज वगैरह, ठीक है, लेकिन अब इस एग्जाम के टाइम में प्रेशर रहता है तो इसको नहीं समझ पाता आसानी से, तो ये काफी बच्चों को इशू हुआ है। लेकिन अगर ये पढ़ते ना, वाई आर द मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व इन द क्या लिखा मैक्सिको खाड़ी में अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो आप सोचते थे हरिकेन वगैरह जो है ना कुछ इस रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ लिख के आ सकते, ऐसा नहीं है। पर ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन क्योंकि नाम है देखो तो उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता था, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। दूसरा देखो व्हाट इज द रीजनल डिस्पैरिटी, पहले इसको डेफिनेशन में लिखना है, रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, इसको आप डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, तो इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन दे देना। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, विविधता से किस प्रकार भिन्न, ये विविधता हो गया, ये मतलब ये इंट्रोडक्शन में आ गया, ये मेन बॉडी का पार्ट है विविधता। हाउ सीरियस इज इशू इज रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, फिर लिख दो। देखो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा ये जो डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी बता दिया डेफिनेशन उसकी, फिर लिखा दिया हाउ डाइवर्सिटी हाउ डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, फिर इसको डाइवर्सिटी पॉइंट लिख के उसका लिखे कैसे करता है, फिर इसने लिखा सीरियस इज रीजनल डिस्पैरिटी, 3 पॉइंट लिख दिए, ये हो गया। फिर अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप उसको कुछ अच्छा पॉजिटिव देना चाहते हो तो या तो वे फॉर्मूला तो इसमें नहीं दे पाते हो, अगर होता है तो दे दो, नहीं तो आप कंक्लूजन लिखते हो ना तो उसमें वे फॉर्मूला दे दो कि भाई कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, या फिर हार्मोनी, या फिर अच्छे से यूनिटी बना सकते हैं। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, ये क्वेश्चन देखो रीजनल के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे, अगर 2-3 क्वेश्चन कर लेते तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। Despite comprehensive policies for the equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting full benefits and affirmative actions envisaged by the Constitution. ये क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आ गया है। देखो समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, GS2 में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, फर्स्ट में रिलेटेड है, सोसाइटी का क्वेश्चन है। संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको रीजन बता रहा है कि क्यों भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या क्या इशू हो रहा है, कई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सिस्टम में कैसा है, सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या इशू आ रहा है, तो आप इसमें लिख लेते हैं। इसमें कोई ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इंट्रोडक्शन शुरू करते ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से करना था, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है वहां से कर लेते तो ये बेस्ट रहता। फिर आ रहे थे ये देखो ये क्वेश्चन आराम से लिख सकते थे, 5 बार रिपीट हो चुका है वैसे भी। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग एंड अनमैरिड वुमेन, इसमें यह था कि अनमैरिड वुमेन का रिपीट नहीं हुआ, फ्रॉम द वेरियस क्लासेस, हाउ दीज आर इंपैक्टेड अपॉन पर्सनल फ्रीडम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते थे अगर आपने PYQ किए होते तो, ज्यादा कोई हल्ला नहीं था, भले आपको डरावना लगे अनमैरिड वुमेन क्या क्या कह दिया, भैया यार हम तो पता ही नहीं है तो सब इतना कैसे लिख दे एक साथ, ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा, टाइम लगेगा, हमको पढ़ाई नहीं, हमने तो ऐसा बताया नहीं,
लेकिन आप अगर पीवाईक्यू सब कर ले तो आराम से कर लेते हैं। वैश्विक के विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं का शहरी प्रवास में वृद्धि की है। तो आप बताते कि रिपोर्ट बताए, ऐसे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले रिपोर्ट यूज किया करो, कोई भी माइग्रेशन की रिपोर्ट दिया करो, या फिर सिटीज में कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, वो आप कुछ भी रिपोर्ट यूज करके बढ़ा करो तो रिपोर्ट बेस्ट रहती है। ऐसे जब कोई क्वेश्चन आता है तो रिपोर्ट बेस्ट रहती है। लास्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकली एनालाइज प्रोपोजिशन दैट देयर इज high correlations between India's culture and diversity and socio-economic marginalities। ये कहता है कि अभिमत आलोचनात्मक हिंदी का तो यही इशू है। इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतों के बीच एक गहरा संबंध है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसमें लिख सकते थे कि देखो ये मैं बताना भूलता, ये मैं सोच रहा था कि क्रिटिकली एनालाइज करना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना आपको। अगर कोई क्रिटिकली आता है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है, सीधा बताना है कि वो पूछ ही रहा है, मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है वो। देयर इज ए हाई कोरिलेशंस बिटवीन इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। तो आप ये बता देते क्या कि इकोनॉमी कैसे इफेक्ट कर रही है, वहां का कल्चर कैसा है, वो दूसरे कल्चर से कैसे कोरिलेशन है, वहां की इकोनॉमी कल्चर से कैसा रिलेशन है, यह बताना। तो अभी मेरे कहने का ये मतलब था, मैं पेपर ये क्यों करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ आपको दो चीजें एक बताना है। एक तो बता रहा हूँ इंपोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू। अब इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन है, 16 मैं मान के चल रहा हूँ, 16 से भी प्लस ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप पीवाईक्यू किए होते ना और टाइम मैनेजमेंट होता तो आप मतलब थोड़ा करंट पढ़ रहे होते तो आप बेझिझक ये पेपर बहुत अच्छे से करके आते हैं। दूसरा पीवाईक्यू का तो इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। तीसरा स्ट्रक्चर कि भाई ये जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। और ब्रेक क्वेश्चन को ब्रेक करो, जो वर्ड दिया ना ब्रेक करके लिख लो। आपको भले नहीं पता तो वर्ड के बारे में लिख लो ब्रेक करके, तो एटलीस्ट वो अच्छा समझ में आएगा। तो आई होप कि आएगा, हम अभी GS2 GS3 GS4 सब करेंगे और आप इस वे से चलोगे तो बेस्ट रहेगा। और हम ये हमारा जो इनिशिएटिव उसके बाद शुरू हो गया अभ्युदय, तो उसमें जरूर जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। और हम सीरीज भी लेके चल रहे हैं, अभी इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो प्रीलिम्स 2025 के लिए जो रिलेवेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसी को करवा रहे हैं ताकि आपको बेस्ट फायदा मिले। और सबको जोड़िए ताकि जो बच्चे नए हैं और मोस्टली फायदा मिले, और आप एटलीस्ट it will be sure that you will be able to crack prelims 2025। और अभी हम करेंगे 1 मंथ का अभ्युदय टारगेट, तो उसमें ज्यादा करने से नहीं, कम करके बेटर करने का टारगेट है, तो वो करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव में आप जुड़िए और ताकि आपको वे फॉरवर्ड मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।